हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों आज का वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है। आज के वीडियो में हम इन डेप्थ में कवर करेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, यानी सरकारी बैंक क्या होते हैं। दोस्तों इस वीडियो के बाद आई एम वेरी श्योर आप सभी को पब्लिक सेक्टर बैंक पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल रहेगा जो स्टूडेंट्स हैं, और बाकी सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए भी यूज़फुल रहेगा। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, यू शुड नो व्हाट पब्लिक सेक्टर बैंक इज़। ठीक है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक। दोस्तों बिफोर आई प्रोसीड, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। दोस्तों इस प्रोग्राम में हम अंडर ग्रेजुएट्स को, ग्रेजुएट्स को और पोस्ट ग्रेजुएट्स को इन डेप्थ इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं ताकि आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो पाएँ और आप अपना इंटरव्यू क्लियर करके अपनी जॉब स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, बाकी डिटेल्स मैं वीडियो के अंत में आप सभी के साथ शेयर करूँगा। ऑलराइट दोस्तों, तो हम आज के जो हमारा मेन टॉपिक है पब्लिक सेक्टर बैंक, उस पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत बहुत बड़ा देश है और भारत में हमारी पॉपुलेशन करीब करीब 140 सीआर को टच कर चुकी है। हम कह सकते हैं शायद 145 करोड़ भी हमारी पॉपुलेशन पहुंच चुकी है। अब इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है दोस्तों हमारी, इसको जो बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचती हैं उसका सबसे मेजर प्लेयर जिसे हम कह सकते हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, यानी कि सरकारी बैंक होते हैं। हालांकि पिछले 28-30 सालों में, यानी कि 1993 के बाद प्राइवेट बैंक्स का भी काफ़ी एमरजेंस हुआ है भारतीय इकोनॉमी में, बट अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में। आप सभी ने अपने घर के आसपास जो ये शाखाएं देखी होंगी, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इन सभी बैंक्स को सरकारी बैंक कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सरकारी बैंक का जो इतिहास है, ये इतिहास बहुत पुराना रहा है, ये अभी का नहीं है। आप कह सकते हो कि भारत की आज़ादी से पहले का इनका इतिहास रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सिंपल डेफिनेशन की पब्लिक सेक्टर बैंक की, पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जहां पे मेजॉरिटी कंट्रोल, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग भारत सरकार के पास होती है। अगर इसको हम आसान भाषा में समझें, अगर 100 शेयर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूरे मार्केट में, तो 100 में से मिनिमम 51 शेयर भारत सरकार के पास होंगे, तो उस बैंक को हम कैटेगराइज कर सकते हैं सरकारी बैंक में। सो अ पब्लिक सेक्टर बैंक इज अ बैंक इन विच द मेजर स्टेक होल्डर, द मेजर शेयर होल्डर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको वीडियो के अंत में सारे सरकारी बैंक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न चल रहा है आपको मैं भी वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हमने समझा कि पब्लिक सेक्टर बैंक वो होते हैं जिसमें भारत सरकार का कंट्रोल होता है और भारत सरकार ही उन सारे बैंक्स को मैनेज करती है। अब दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक का इतिहास बहुत पुराना रहा है। 1955 में, 1955 में एक बैंक था भारत में जिसे हम कहते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम सही सुना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप आज के सिनेरियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हो। तो दोस्तों ये जो बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको नेशनलाइज कर लिया गया, यानी आरबीआई के कंट्रोल में लाया गया, यानी भारत सरकार के कंट्रोल में लाया गया, और एक अलग से कानून पारित किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और इस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तब्दील कन्वर्ट कर दिया गया। दोस्तों हमारा देश इतना बड़ा है, इतना पुराना इतिहास है, इतनी डिफ़िकल्टी से हमने आज़ादी पाई, तो आप सभी को अपने देश का जो इतिहास है उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी ही चाहिए। दोस्तों एक फेमस कहावत है, हम सब जानते हैं कि जो अपना
इतिहास को याद नहीं रखते, वो इतिहास को दोहराने की गलती करते हैं। तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इतिहास को भूलें नहीं, देखें हम कैसे कितनी चुनौतियों को पार करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक सरकारी बैंक होते हैं जिसमें कि पूर्ण कंट्रोल भारत सरकार का होता है। मिनिमम शेयर होल्डिंग 51% भारत सरकार की होती है। फिर हमने कवर किया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। अब इसके बाद दोस्तों, भारत तो एक गरीब देश था आज से 50-60 साल पहले, ठीक है। तो 1969 यानी 1969 में क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, तो 1969 में भारत सरकार ने 14 और बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया। अगर आप दोस्तों नेशनलाइजेशन का मतलब समझेंगे, आसान भाषा में अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इन बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया। पहले ये जो 14 बैंक्स थे ये प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में थे। मान लीजिए कोई एक बैंक है एक्स बैंक, तो उसका मालिक मैं हूँ, तो मुझसे वो बैंक को लेके भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें दोस्तों 1969 की, तो सबसे बड़ा जो बैंक था पंजाब नेशनल बैंक को भी 1969 में भारत सरकार ने नेशनलाइज कर दिया था। आप अगर सीरीज ऑफ इवेंट्स देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बैंकिंग जो अभी यहाँ तक पहुँची है वो कैसे पहुँची है, ठीक है। सो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सभी के लिए यूजफुल रहेगा और आई एम वेरी श्योर कि जो मैं कंटेंट लेके आ रहा हूँ, जो मैं नॉलेज इन्फॉर्मेशन आप सभी को पास ऑन कर रहा हूँ, वीडियो के बाद आप में से किसी को भी कोई शंका डाउट नहीं रहेगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक कैसे काम करता है, इसकी कार्यप्रणाली कैसी है। अब दोस्तों, जब 1969 के बाद जब बैंक्स हुए नेशनलाइज, तो 1980 के दशक में भी कुछ बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। पर दोस्तों, जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई और उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उसके बाद उनके जाने के बाद दोस्तों भारत में काफ़ी दिक्कत आनी शुरू हो गई थी बैंकिंग सिस्टम में। आप कह सकते हैं पॉलिटिकल थी इंस्टेबिलिटी, एक सरकार आ रही है 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। नरसिम्हा राव जी थे प्रधानमंत्री, फिर चंद्रशेखर जी, फिर वीपी सिंह जी, फिर देव गौड़ा जी, फिर वाजपेयी जी। तो ऐसे काफ़ी सरकारें बदलती रही, तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर। और सिंस सरकारी बैंक जो है वो सरकार के कंट्रोल में आते हैं, तो उनका भी काफ़ी दिक्कत हुई इन बैंकिंग स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में। दोस्तों, इसके साथ साथ जब सरकारें ठीक काम नहीं कर रही थी तो बैंक्स को भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था और बैंक्स के भी काफ़ी रेवेन्यू लॉसेस हो रहे थे। आपने एक शब्द सुना होगा NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट शब्द है दोस्तों, जब बैंक्स लोन देते हैं किसी क्लाइंट को, कस्टमर को, और वो पैसा नहीं आता वापस, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो बैंक उसको NPA की कैटेगरी में डाल देता है। तो फिर बैंक्स में काफ़ी NPA होना शुरू हुआ। पर धीरे धीरे 2002, 3, 4 में जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तो अगेन बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी मजबूत किया गया और धीरे धीरे 2003 के आसपास उसके बाद से बैंक्स, सरकारी बैंक्स ने अपना परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसे मैंने कहा भारत इतना विशाल देश है और 1991 में जब PV नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी हमारे वित्त मंत्री थे, तो जो भारत की अर्थव्यवस्था खुली और बाहर के जो विदेशी प्लेयर्स को भारत में आने की मंजूरी दी गई, उसके साथ साथ ही प्राइवेट सेक्टर बैंक का आगमन हुआ भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री में। हालांकि दोस्तों, मैं उस पर एक अलग से बनाऊंगा वीडियो प्राइवेट सेक्टर बैंक के इतिहास पे, ठीक है, ताकि आप सभी को और कंक्रीट नॉलेज मिल पाए प्राइवेट बैंक्स के बारे में भी। अब दोस्तों, हुआ क्या कि पब्लिक सेक्टर बैंक काफ़ी आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। अब करीब करीब 18-19 पब्लिक सेक्टर बैंक थे।
आज से 4-5 साल पहले आप कह सकते हो। 6 साल पहले करीब 18-19 बैंक्स थे। आप अपने घर के पास जहाँ भी जाते होगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ओबीसी, हालांकि ओबीसी अभी पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया है, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, यूबीआई बैंक, तो बहुत सारे बैंक्स थे। तो भारत सरकार ने क्या किया, मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ बैंक्स को आपस में विलय कर दिए गए, यानी मर्ज कर दिया गया। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया, अब ओबीसी पीएनबी हो गया है, और जो ओबीसी के बैंक स्टाफ थे वो सब मिलके पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉय हो गए हैं। इसका उद्देश्य एक ये था दोस्तों, सारे बैंक्स को विलय करने का, कि जब सभी को सरकारी कंट्रोल में काम करना है, सभी का उद्देश्य है कि बैंकिंग की सुविधाएं भारत के जन जन को पहुंचाई जाएं, तो फिर इतने बैंक्स रखने का क्या फ़ायदा, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी। और एक और फ़ायदा होता है दोस्तों कि जब पंजाब नेशनल बैंक के पास हम मान लेते हैं 1 लाख करोड़ हैं, और अगर ओबीसी के पास थे 25,000 करोड़ की नेटवर्थ, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैं इस वीडियो के अंत में मार्केट कैप भी आप सभी को समझाऊंगा दोस्तों। जब ये दोनों बैंक मिल गए तो टोटल कैपिटल बन गई 1.25 लाख करोड़ की। मैं आप सभी को एग्जाम्पल देने के उद्देश्य से बता रहा हूँ। तो इन बैंक्स को मिलाया गया, सोल पर्पस ये था दोस्तों कि मैनेजमेंट और बेहतर हो, बैंक्स की प्रोडक्टिविटी और बेहतर हो, एफिशिएंसी और बेहतर हो, और बैंक्स प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाए। ठीक है, हालांकि मैं इस प्रस्ताव से, भारत सरकार के इस इनिशिएटिव से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इतने बैंक्स की ज़रूरत वैसे भी नहीं थी, सरकारी बैंक्स की। ठीक है, अब दोस्तों एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि मुख्य उद्देश्य पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रॉफिट कमाना नहीं होता, मुख्य उद्देश्य होता है प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी सिटीजन ऑफ इंडिया। हालांकि बैंक्स प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर बैंक्स तो बंद हो जाएंगे, पर प्रॉफिट अकेला मोटिव नहीं है सरकारी बैंक का। इसके साथ साथ सरकारी बैंक का मोटिव ये भी है कि एक इफेक्टिव सर्विसेज पहुंचाई जाए भारत के हर नागरिक को। दोस्तों इतनी बैंकिंग की सुविधाएं हैं हमारे शहरों में, गांवों में, पर आप यकीन मानिए कि अभी भी काफ़ी सारे भारत के लोग बैंकिंग की सुविधाओं से जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, अभी बैंकिंग इंडस्ट्री भारत की और अगले 10 साल में एक्सपैंड होगी। ठीक है, अब दोस्तों हुआ क्या कि जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स मर्ज हो गए तो इनका एक और फायदा हुआ कि ये compete करने लगे प्राइवेट सेक्टर बैंक से। प्राइवेट सेक्टर बैंक को अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, HDFC, एक्सिस, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सबको कैटेगराइज करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक में। पब्लिक सेक्टर बैंक दोस्तों सारे फंक्शंस, सारी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, लोन्स, कई प्रकार के लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम रेनोवेशन लोन, टू व्हीलर लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, तो सभी तरह के लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। फिर चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट, NEFT, RTGS, IMPS, UPI, लॉकर फैसिलिटीज, तो सारी सुविधाएं बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। हालांकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि सरकारी बैंक की जो सुविधाएं होती हैं, सर्विसेज, इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी प्राइवेट सेक्टर बैंक की होती हैं। देखिए इसका एक उद्देश्य, एक रीज़न तो ये है कि सरकारी बैंक के पास इतने अकाउंट्स हैं, इतने कस्टमर्स हैं, और सरकारी बैंक के पास उतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, शॉर्टेज रहती है स्टाफ की। ठीक है, प्लस जो कस्टमर्स सरकारी बैंक केटर करते हैं भारत के, वो इतने अभी एजुकेटेड नहीं हैं जितने कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कस्टमर्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोस्तों अधिकतर तो बड़े शहरों में ही है, हालांकि अब छोटे कस्बों, टाउनशिप में भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एक्सपेंशन काफ़ी हो चुका है और आगे भी होगा। बट अभी भी दोस्तों जो एक आम
भारतीय है, जो किसान है, मजदूर वर्ग से आता है, वो अभी भी अपना खाता सरकारी बैंक में ही ऑपरेट करता है, ना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में। तो दोस्तों, एक और रीजन इफेक्टिव सर्विसेज ना देने का है कि सरकारी बैंक कोई कस्टमाइज सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है कि सिंस उनका सोल मोटिव ही है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना अपने बैंक ग्रुप के लिए, तो जितना बड़ा कस्टमर होगा, जितना पैसे वाला कस्टमर होगा दोस्तों, उतनी एक्सक्लूसिव सर्विसेज बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स अपने कस्टमर्स को देते हैं। वो सरकारी बैंक में नहीं होता। हालांकि अब काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों सरकारी बैंक में। सरकारी बैंक भी प्राइवेट बैंक के मॉडल के रूप में ही धीरे धीरे बनता जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा और आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में। पब्लिक सेक्टर बैंक दोस्तों सारी सर्विसेज देता है जो आप सर्विसेज बैंकिंग सिस्टम में सोच सकते हैं। ठीक है, एंड टू एंड सर्विसेज, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक गारंटी, सारी सर्विसेज आपका पब्लिक सेक्टर बैंक प्रोवाइड करता है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ही है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को अभी भी बांधे हुए है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक का तो मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है, प्रॉफिट, बट पब्लिक सेक्टर का अभी भी उद्देश्य सेवा है भारतीयों की। ठीक है, मैक्सिमम भारतीयों को बैंकिंग की सुविधाओं से जोड़े, यही उद्देश्य अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक का है। ओके, अब दोस्तों हमने ये जान लिया कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। हमने डिटेल में इतिहास भी जाना पब्लिक सेक्टर बैंक का। पहले सारे सरकारी बैंक प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में थे, फिर धीरे धीरे सरकार ने उन बैंक्स को नेशनलाइज किया, जैसे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को SBI बनाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में। फिर 1969 में 14 बैंक्स को किया गया नेशनलाइजेशन। फिर 1980 के दशक में भी कुछ बैंकों को किया गया नेशनलाइज्ड। ठीक है, अब सरकारी बैंक में जाने का क्या क्राइटेरिया है दोस्तों? IBPS आप सभी जानते हैं, एक नेशनल बॉडी है जो भारत में जितने भी सरकारी बैंक हैं उनके एग्जामिनेशंस को कंट्रोल और गवर्न करती है। तो दो तरीके की जॉब होती है दोस्तों सरकारी बैंक में। पहली आपकी होती है PO प्रोफाइल। PO मतलब कि प्रोबेशनरी ऑफिसर। ओके, सो PO मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर। दूसरी होती है क्लरिकल। अब दोस्तों सरकारी बैंक में सरकारी नौकरी पाना वैसे ही इतना डिफिकल्ट है भारत में। एक तो पॉपुलेशन इतनी है भारत की, फिर वैकेंसीज कम निकलती हैं, और जब से टेक्नोलॉजी आई है दोस्तों तो और वैकेंसीज कम होती जा रही है बैंक्स में, क्योंकि अब सारा काम तो मशीन्स कर रही हैं, कंप्यूटर्स कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपना प्री एग्ज़ाम निकालना होता है। ठीक है, फिर आपको अपना एग्जामिनेशन निकालना होता है मेन, जैसे कि UPSC में होता है वैसे ही यहाँ पे होता है प्री और फिर मेंस। अगर आपको PO लेवल में जाना है तो PO लेवल में दोस्तों आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, और अगर आपको क्लरिकल में जाना है तो आपको फिर प्री और मेंस में अपनी कट ऑफ लेके आनी होती है। दोस्तों डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप मेहनत करेंगे तो क्या मुश्किल है। ठीक है, मैं दोस्तों अपने स्टूडेंट्स को एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, अगर गवर्नमेंट जॉब हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुई तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि दुनिया ख़त्म हो गई। इनिशियली आपको शायद कॉर्पोरेट प्राइवेट जॉब में स्ट्रगल करना पड़े, बट 4-5 साल बाद जब आपको अनुभव हो जाएगा तब आपको रिटर्न मिलने शुरू होते हैं 5-6-7 साल बाद कॉर्पोरेट जॉब में। तो दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। आपको सबसे पहले अपना प्री क्लियर करना होता है, फिर मेंस। अगर PO लेवल में जा रहे हो तो यू हैव टू क्लियर योर इंटरव्यू, एंड इफ़ यू आर गोइंग एट द लेवल ऑफ क्लरिकल तो आपको फिर कोई भी इंटरव्यू क्लियर नहीं करना होता। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको मेरा कंटेंट, जो मैं इंफॉर्मेशन नॉलेज आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ,
अगर आपको पसंद आएगी दोस्तों, आप प्लीज़ टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में अंडरस्टूड सर, ठीक है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा आप अगर हमें भी करेंगे प्रोत्साहन, जब हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें भी लगता है कि हम जो आपके लिए दोस्तों लेके आ रहे हैं कंटेंट इन्फॉर्मेशन, वो वाकई में बेनिफिशियल है आप सभी यूथ के लिए, ठीक है। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये सरकारी बैंक्स हैं भारत में, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कि आपने मेरा एक और वीडियो देखा होगा दोस्तों कि व्हाट इज़ बैंकिंग, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि बैंकिंग क्या होती है। तो भारत में जितने भी बैंक्स हैं दोस्तों, उन सबको कंट्रोल करता है BR एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग से एक एक्ट है, उसको कहते हैं SBI एक्ट। तो दोस्तों ये आपके हो गए सरकारी बैंक। हालांकि आज से 5-6 साल पहले सरकारी बैंक की संख्या और भी थी, पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भारत सरकार ने कुछ सरकारी बैंक्स को मर्ज कर दिया था, तो अब उनकी संख्या थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है। हालांकि ये डिसीजन से मैं सहमत हूँ। ओके दोस्तों, ये जो कंटेंट अब आपको मिलने वाला है, इस कंटेंट में आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी। दोस्तों मैंने आपके सामने अगेन सारे बैंक्स की डिटेल शेयर करी है, और इस डिटेल में दोस्तों आप देख पाओगे कि कौन कौन से बैंक का कितनी शेयर होल्डिंग है भारत सरकार की। दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे, ठीक है। दोस्तों मेरे 6 साल के इतिहास में, जब से मैं एक टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, मुझे आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसने मुझे एक बारी में समझा दिया हो पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको दोस्तों पता है तो आप प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए कमेंट सेक्शन में 1 या 2 लाइन में कि डिफरेंस क्या है पब्लिक सेक्टर बैंक में और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। अब दोस्तों ये जो डेटा मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये डेटा है 31 मार्च 2022 तक का। तो अगर हम बात करें दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का भारत सरकार की शेयर होल्डिंग है करीब 64%, बैंक ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग है करीब 81%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 91%, कैनरा बैंक 63%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों की शेयर होल्डिंग है भारत सरकार की 93%, इंडियन बैंक करीब 80%, इंडियन ओवरसीज बैंक करीब 96-96%, पंजाब नेशनल बैंक की 73%, पंजाब एंड सिंध बैंक की 98%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की करीब 58-58%, यूको बैंक की 95% और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की करीब 83% शेयर होल्डिंग है भारत सरकार की। दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको वीडियो में बहुत मज़ा आ रहा होगा और आपको वाकई में एक कंक्रीट इन्फॉर्मेशन, कंक्रीट नॉलेज मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है हमारा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, मैंने एक मजबूत कंटेंट लाने की कोशिश करी है ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक को हम डिटेल में कवर कर लें। आज अगर आपने डिटेल में मेरे वीडियो को देख लिया और आपने अपने नोट्स बना लिए, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप अब किसी को भी पब्लिक सेक्टर बैंक डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ओके दोस्तों, ये वीडियो अगेन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपने एक शब्द सुना होगा
यूट्यूब पे आजकल इंस्टाग्राम वीडियोस में कि नेटवर्थ, ठीक है। अब दोस्तों किसी कंपनी की नेटवर्थ जाननी हो, जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि रिलायंस या मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ है 9 लाख करोड़। तो ये नेटवर्थ क्या होता है? एसबीआई की नेटवर्थ है मान लीजिए 7 लाख करोड़। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नेटवर्थ? नेटवर्थ का मतलब होता है दोस्तों एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसका स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रखा है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। आई रिपीट, मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या कहा जाता है दोस्तों? मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब दोस्तों किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की वैल्यू नेटवर्थ जाननी हो तो आपको उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करनी होती है। तो अगर मैं बैंकिंग सिस्टम की बात करूं तो भारत में इस समय HDFC बैंक की सबसे ज़्यादा नेटवर्थ है 12,54,000 करोड़, इसके आसपास। हो सकता है कि ये डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, ठीक है। HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है भारत में जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हाईएस्ट है। जी हाँ दोस्तों, SBI नहीं है, HDFC बैंक है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हाईएस्ट है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है ICICI बैंक जिसकी है 8.5 लाख। फिर आता है आपका SBI 7.69 लाख। इस लिस्ट में ये टॉप 10 की लिस्ट है। तो इसमें आपके एक्सिस बैंक हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक की 1.25 लाख के करीब है मार्केट कैप नेटवर्थ, और इंडसइंड बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि सर मार्केट कैप निकालते कैसे हैं? तो आसान भाषा में दोस्तों, मार्केट कैप अगर आपको निकालनी है तो किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की उसके कितने शेयर्स मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, आई रिपीट, किसी कंपनी की कितने शेयर्स मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं मल्टीप्लाई बाय द शेयर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको समझाने के लिए कि SBI के पूरे हिंदुस्तान में जो शेयर्स हैं वो 100 शेयर हैं, ठीक है, मैं आप सभी को एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर SBI के सिर्फ 100 शेयर हैं पूरे भारत में और उनके एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, तो 100 इंटू 10 कितना हो गया दोस्तों? 100 इज नंबर ऑफ शेयर्स एंड 10 इज द शेयर प्राइस। तो 1000 रुपये मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई किसकी? SBI की। अब अगर यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन लिखी हुई है SBI की 7,70,000 करोड़, ठीक है, तो आप डिवाइड कर लीजिए कि जो आज का चल रहा है शेयर प्राइस SBI का, तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों डिवाइड बाय जो शेयर प्राइस ऑफ SBI आज का, वो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो आई एम वेरी श्योर कि आप सभी को पसंद आया होगा, सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। दोस्तों जो मेरा ये YouTube चैनल है, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक ट्रेनर हूँ, टीचर हूँ। टीचिंग में आने से पहले मैं एक बैंकर था, और दोस्तों बहुत लंबी जर्नी रही है, बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स निकाले हैं जब हम आपकी एज में थे। करीब एक दशक 10 साल से ऊपर मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया है। पिछले 6 साल से मैं एज अ ट्रेनर के रूप में काम कर रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं एंड दे आर वर्किंग इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। सो दोस्तों सोल पर्पस ये है हमारा कि मैं आप सभी के साथ
एक कंक्रीट इन्फॉर्मेशन लेके आ पाऊँ, ताकि आप लोग का जो डर है अपना इंटरव्यू क्लियर करने का, ठीक है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप सभी की एक्चुअल परीक्षा अब स्टार्ट होगी जब आप घर से निकलोगे बाहर पैसा कमाने के लिए। सो दोस्तों, मेरे जो टॉपिक्स होते हैं वीडियो के, जो कंटेंट होता है, आई प्रेफर टू पुट इट इन अ स्ट्रेट मैनर, मेरे अपने अनुभव से या जो आपको नॉलेज होनी चाहिए या जो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वैसे ही वीडियो लेके आऊँ। दोस्तों, मैं आपका फीडबैक भी जानना चाहूँगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी भी रीच दोस्तों बढ़े। दोस्तों, आखिर में आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम, दोस्तों बहुत इन डेप्थ प्रोग्राम है सभी के लिए, सभी यूथ के लिए जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब की, चाहे प्राइवेट जॉब की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आप सभी को कभी ना कभी तो जॉब स्टार्ट करनी है, एंड फॉर दैट यू नीड टू क्लियर एंड क्रैक योर जॉब इंटरव्यू। दोस्तों, मेरी पर्सनल गाइडेंस में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलती है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है 8433478919। हमारी ईमेल आईडी है दोस्तों info@dipeindia.com और हमारी वेबसाइट है www.dipeindia.com। दोस्तों, अगर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे या ईमेल करेंगे तो मैं आपसे चाहूँगा आप हमें अपना रेज्यूमे व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं आपकी प्रोफाइल को भी एनालाइज कर पाऊँ। दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, मेरे वीडियो को इतने पेशेंस के साथ देखा, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी तैयारी रखिए मजबूत। अगर कुछ गलती हो रही है तो आप अपने बड़ों से बात कीजिए, छुपाइए मत, ठीक है। हम सभी को कभी ना कभी सहायता की, हेल्प की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।